हाय, हेलो, वेलकम टू द अनदर सेशन। तो लास्ट सेशन में हमने एसटीआई पढ़ा और चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पूरा कर लिया। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। बेसिकली इन्हें हिंदी मीडियम में लेने का थोड़ा मेरा व्यू ये है, क्योंकि हिंदी मीडियम में इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं होता, तो इसीलिए हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग हम आज का सेशन लेने वाले हैं। और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का भी रहेगा, पर जैसे एग्ज़ाम में आपको लिखना है वो वाले उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। समाज में प्रजनन स्वास्थ्य का क्या महत्व है? अच्छा, क्वेश्चन का आंसर देना ही सारी बात नहीं होती। क्वेश्चन को पहले समझो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अच्छा, एनसीईआरटी हर एक क्वेश्चन अच्छा पूछती है, सोच उसके पीछे एक थॉट होती है। तो बोल रहा है कि सोसाइटी में जो आज जहाँ हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ाने की। उसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों मैं उसे पढूं, क्यों मैं उसके बारे में रिसर्च करूं, क्या ज़रूरत है। तो ज़रा एक बार रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं कि वो है क्या। मैं क्लास में मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा है, पर मैं फिर भी बता दूं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है। एक बार उसे देखेंगे। तो WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है टोटल वेलबींग, पूर्ण रूप से ठीक होना। टोटल वेलबींग, पूर्ण रूप से ठीक होना। किस किस चीज़ में ठीक होना? फिजिकली भी, इमोशनली भी, बिहेवियरली भी और सोशली भी। भौतिक रूप से भी, इमोशन के रूप से भी, बिहेवियर के रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। तो अगर कोई मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर वो इन सभी पहलुओं में ठीक है जनन को लेकर, तो तब उसे बोलेंगे कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। मतलब क्या हुआ, मैं और अच्छी भाषा में बताता हूँ कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसे बोलेंगे अगर वो रिप्रोडक्शन के लेवल पर फिजिकली भी ठीक हो, मतलब उसका पेनिस या वजाइना या यूट्रस या कोई भी पार्ट जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हो बिल्कुल ठीक हो, वो रिप्रोडक्शन को लेके इमोशनल स्तर पे भी ठीक हो, बिहेवियर के स्तर पे भी ठीक हो और सामाजिक स्तर में भी ठीक हो। जैसे कि कई बार कोई लड़की अगर कंसीव नहीं कर पाती तो समाज से बांझ 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 बोलने लगता है। तो अगर वैसे तो बॉडी उसकी बिल्कुल ठीक है, पर सामाजिक स्तर पे जनन को लेके उसका पहलू बदल गया कि यार मेरे बच्चे नहीं हो पा रहे, मैं बांझ हो गई, मुझे लोग बात परेशान करने लगे। तो भले ही आपको देखने में हेल्दी लग रही हो, पर वो हेल्दी नहीं है। WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं है। क्यों नहीं है, जरा समझो कि उसे क्या दिक्कत होगी। आज उसे सब ताने मार रहे हैं कि वो बांझ है, बांझ है, बांझ है। घर से भी ऐसे ही हो रहा है, सबसे बांझ बोलने लगे। भले ही वो फिजिकली ठीक हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी ठीक आ रही है, पर किन्हीं प्रॉब्लम की वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही। तो पता आज क्या होगा, अगर वो सामाजिक स्तर से खराब हो गई, समाज में वो उसके एक नेगेटिव थॉट बन गई, तो अब उसका बिहेवियर चेंज होगा, अच्छा बिहेवियर नहीं रहने का। अगर बिहेवियर अच्छा नहीं रहने का तो उसके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, इमोशंस खराब होंगे उसके, किसी के लिए कोई इमोशन नहीं होगा उसका। अगर वो इमोशनली ख़राब हो गई, बिहेवियरली ख़राब हो गई, सामाजिक स्तर पे वो ख़राब हो गई, तो वो अब एनजाइटी लेवल में चले जाएगी, एनजाइटी हो जाएगी उसे, चिंता, टेंशन। और एनजाइटी टेंशन जब भी किसी को होगी तो फिजिकली ख़राब हो जाएगा। सोच लो, आप भूख नहीं लगेगी, फिजिकली ख़राब हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, आज वो फिजिकली ठीक नहीं रहा, और ऐसी बॉडी जो फिजिकली ठीक ना हो वो बीमारी का घर बन गई, और बीमारी का घर बन गई तो बीमार हो गई तो आप ऐसे को हेल्दी कहाँ बोल देंगे, तो हेल्दी है ही नहीं। तो सोचो, WHO ने तो शुरू में ही बोल दिया था कि भाई वो सब स्तर पे ठीक हो, फिजिकली भी, इमोशनली भी, बिहेवियरली भी, सोशली भी। अगर कोई इन चारों पहलू में ठीक है तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। तो ये तो था प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। तो प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ हमने समझा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, जो मैंने आंसर लिखा है वो क्या है, स्क्रिबल करते हैं। तो प्रजनन स्वास्थ्य का बताओ अर्थ क्या है। प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ है व्यक्ति का प्रजनन से जुड़ी, रिप्रोडक्शन से जुड़ी, प्रजनन से जुड़ी, एक मिनट, प्रजनन स्वास्थ्य का क्या अर्थ है कि जो वो व्यक्ति है वो प्रजनन से जुड़ी शारीरिक रूप से भी, फिजिकल रूप से भी, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। तब उसे हम क्या बोलेंगे कि वो प्रजनन है, स्वस्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थी है।
ये तो मैंने डेफिनेशन लिख दी, पर महत्व क्या है इस समाज में, इस सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्दी होने का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इससे पढ़े, क्यों रिसर्च करें। आ जाओ, अगर आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आपने अचीव कर लिया तो क्या क्या हो जाएगा। जो भी STI हमने पढ़े, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, उनसे बचाव हो जाएगा। सोचो अगर ये चैप्टर ना होता, अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ना पढ़ रहे होते, तो आज STI के बारे में भी ना हम पढ़ रहे होते। लोगों को पता ही ना होता कि एड्स की सेक्स से भी बीमारी फैल सकती है, एड्स जैसी भयंकर बीमारी फैल सकती है। तो हाँ, यौन जनित रोगों से बचाव होगा। अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छे से पढ़ पाओगे, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ठीक तरीके से आपने इम्प्लांट करा, इम्प्लीमेंटेशन इसका सही से करा, सही से आपने पढ़ा, तो आपको पता लगेगा कि एक माँ की और एक बच्चे की केयर करनी चाहिए 9 के 9 महीने तक बहुत अच्छे से। क्या उसे न्यूट्रिशन देना चाहिए, क्या उसे खिलाना चाहिए, वो सारी रिसर्च से ही तो पता लगेगा। तो माता और बच्चे की जो मृत्यु दर होगी उसमें कमी हो पाएगी, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ पाओगे प्रेगनेंसी में होता क्या क्या है। अनचाहे गर्भधारण से आप बचेंगे। अनचाहे गर्भधारण मतलब जो आप प्रेगनेंसी चाह भी नहीं रहे थे, कई बार ऐसी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो अगर आप कॉन्डोम्स के बारे में, कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पढ़ लेंगे, फर्टाइल पीरियड के बारे में पढ़ लेंगे, लैक्टेशनल अमीनोरिया के बारे में पढ़ लेंगे, कैलेंडर मेथड के बारे में पढ़ लेंगे, तो पता लग जाएगा कि अनचाहे प्रेगनेंसी को कैसे रोका जाए, ये पता लग जाएगा। बेसिकली आप STI को रोक पाओगे, माँ और बच्चे की डेथ कम होगी, और जो प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है उन्हें भी रोक पाओगे, क्योंकि आज आपको पता लगेगा कॉन्डोम जैसी चीज़ भी होती है, IUDs भी होती हैं। जनसंख्या को नियंत्रण कर पाओगे, क्योंकि अनचाहे गर्भधारण नहीं होने के, बेबी कम प्रोड्यूस होंगे। सबसे अच्छी बात, सुरक्षित एवं स्वच्छ यौन व्यवहार की जानकारी। अब मैंने अभी बताया था आपको STI वाले में ही, कि अगर आपको STI से बचना है तो एक चीज़ है, आपको पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करना पड़ेगा। खुद को अगर आप पर्सनली हाइजीन रखोगे, रिप्रोडक्शन के लेवल पे गोनेड्स अपने साफ रखोगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन साफ रखोगे, तो आपको एक सेफ और एक हाइजीन वाला जो सेक्स होगा उसके बारे में पता लग पाएगा। अगर सेफ और हाइजीन सेक्स होगा तो STI का इन्फेक्शन का चांसेस बहुत कम होंगे, और जीवन की गुणवत्ता में क्या आ जाएगा, सुधार आ जाएगा, लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो अब मैं कंक्लूड करता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था कि मैं क्यों RCH को पढ़ूँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्यों पढ़ूँ मैं, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, ये प्रोग्राम है, क्यों इसका समाज में क्या महत्व है। हाँ भाई, इसका महत्व है। अगर आप ये पढ़ पाओगे तो STI से बच पाओगे, आप ये पढ़ पाओगे तो सेफ सेक्स कैसे होगा वो पढ़ पाओगे, हाइजीनिसिटी मेंटेन कर पाओगे, अनचाहे अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच पाओगे, क्योंकि कॉन्डोम जैसे मेथड आपको पता लग गए, और माँ और बच्चे की देखरेख अच्छे से कर पाओगे, तो बच्चे की और माँ की मृत्यु दर कम हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्तमान समय में प्रजनन स्वास्थ्य के किन पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के टाइम की अगर बात करें तो जो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तो कौन कौन सी चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला, जन्म नियंत्रण की जानकारी देनी पड़ेगी। जन्म नियंत्रण कैसे हो, इनके उपाय क्या हैं, बर्थ कंट्रोल को कैसे करा जाए, इसके बारे में जानकारी देने की अभी हमें बहुत आवश्यकता है, क्योंकि भारत अब चाइना को भी पीछे छोड़ चुका, पॉपुलेशन में नंबर 1 पे आ गया। तो उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई प्रेगनेंसी जो हो पा रही है, आप जो प्रेगनेंसी कर पा रहे हो, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करेंगे तो प्रेगनेंसी, बच्चा एक ही अच्छा है, हम दो हमारे दो वाला प्रोग्राम हम जब भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जब लोगों को पता हो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी चाह भी रहे, उसे कैसे रोकनी है। और उसे रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जन्म नियंत्रण उपायों की जानकारी लोगों को देनी पड़ेगी, कि कैसे आप बर्थ कंट्रोल करो, कैसे आपको कंट्रासेप्टिव मेथड के यूज करने हैं, और किन चीज़ों पर समाज में ध्यान देने की आवश्यकता है। आजकल एड्स जैसे केस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो एड्स जैसे जो केस है, यौन जनित रोग हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इनको रोकथाम के उपाय और इनको रोकथाम के तरीके हमें लोगों को समझाने पड़ेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये चीज़ें हमें जोड़नी पड़ेगी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को कैसे रोका जाए, और उसके उपचार क्या हैं, इसके बचाव क्या हैं, ये वाली अगली बात। और किशोर अवस्था, जो 15 से 24 साल के बच्चे हुए, उन्हें बताना पड़ेगा कि सेफ सेक्स कैसे होता है, ये सेफ सेक्स, इसके बारे में उन्हें जानकारी देनी पड़ेगी, मतलब उचित परामर्श उन्हें देना पड़ेगा किशोर को। और जो अभी हम बढ़ते हुए केस देख रहे हैं कि डिलीवरी के टाइम माँ की मौत हो जा रही है, अच्छे से डिलीवरी नहीं हो पा रही, तो आज भी समाज इन चीज़ों में पीछे है। तो सुरक्षित प्रसव कैसे हो, सेफली डिलीवरी कैसी हो,
और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी हमें देनी पड़ेगी ताकि मृत्यु दर कम हो सके, माँ की भी और बच्चे की भी। और कन्या भ्रूण हत्या, इस पे रोकथाम करनी पड़ेगी भाई। अगर आप एक अच्छा समाज वर्तमान में चाह रहे हैं तो जनन स्वास्थ्य में ये चीज़ भी आपको ऐड करनी पड़ेगी कि कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों से कैसे हटा जाए, कि रोकथाम कैसे करी जाए। और अगला, सुरक्षित व जिम्मेदार यौन व्यवहार की शिक्षा। आपको एक ऐसी सेक्स एजुकेशन स्कूल में इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी जिससे हर एक लड़का हर एक लड़की जिम्मेदारी ले, वो जिम्मेदार बने कि दुनिया में हर एक चीज़ सेक्स ही नहीं होती। वो जिम्मेदार बने कि एक अच्छा नागरिक कैसे बना जाएगा, एक अच्छा लड़का एक अच्छी लड़की कैसे बना जाएगा। इस चीज़ को लेके भी हमें जिम्मेदार बनना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। एक ऐसा यौन व्यवहार लाना पड़ेगा, एक ऐसी इम्यूनिटी या कम्युनिटी, कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी सेक्स एजुकेशन को लेके, ताकि बच्चों को हर एक चीज़ पता लग पाए। कैसे बेबी की केयर होती है, कैसे सेफ सेक्स होता है, कैसे कंट्रासेप्टिव मेथड को यूज करते हैं, कोई गलत कदम ना उठाइए, सारी चीज़ें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? हाँ, क्या सेक्स एजुकेशन को पढ़ाना चाहिए स्कूलों में, या आज भी स्टिग्मा ही है? क्या आज भी इसे कलंक मानते हैं? अरे हाँ, सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है, तो बिगड़ गया बच्चा, कैसी बात करने लगा। ना, ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। विद्यालयों में, कॉलेजों में सेक्स से रिलेटेड सेक्स एजुकेशन भी आनी चाहिए। क्यों? ध्यान से देखो क्यों। अगर सेक्स एजुकेशन आई तो यौन स्वास्थ्य आएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आएगी, प्रजनन की सही जानकारी मिल पाएगी शुरू से ही बच्चे को। उसे पता होगा कौन कौन से कंट्रासेप्टिव मेथड यूज करने चाहिए, उसे पता होगा इमरजेंसी कंट्रासेप्शन क्या होता है, उसे पता होगा कि अगर कभी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए तो अबॉर्शन ना कराएं इधर उधर के डॉक्टरों से। अबॉर्शन के नॉर्म्स क्या है ये पढ़ाना पड़ेगा हमें। एमटीपी पढ़ाना पड़ेगा कि एमटीपी लीगल है या इलीगल है। इमरजेंसी कंट्रासेप्शन पढ़ाना पड़ेगा कि अगर कभी प्रेगनेंसी हो जाए तो कैसे बचाव करें, ये सब उन्हें बताना पड़ेगा। भ्रांतियों, मिसकंसेप्शन जो फैली हुई हैं, अफवाहें और गलत धारणाओं का निवारण हो जाएगा। गलत धारणाएं जैसे पता होगा बच्चों की, कुछ मानते हैं कि भाई किससे प्रेग्नेंट हो जाएंगे, ये तो भ्रांति, ऐसा कुछ होता ही नहीं। और क्या भ्रांति है? लैक्टेशनल एमिनोरिया की भ्रांति है कि जब कोई लेडी ने बच्चे को जन्म दे दिया तो दाई वगैरह लोग उसे बोलते हैं कि भाई अगर अब 6 महीने तक कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी, अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लो, कैसे भी कर लो, प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाएगी वो। अब अगर लड़की को अगर सेक्स एजुकेशन विद्यालय में मिली होती तो उसे पता होता कि ऐसा कुछ नहीं है। सही बात तो यह है कि उसे भरपूर लगातार दूध पिलाना पड़ेगा, तब उसकी बॉडी में लैक्टेशन जब हाई होगा तो ऑक्सीटोसिन जैसे और प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन पीक पे होंगे, जिस वजह से उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। तो अगर ऐसी चीज़ें उसे पता होंगी, मिसकंसेप्शन दूर होंगे, तब जाके ही तो हम एक ऐसा समाज खड़ा कर पाएंगे रिप्रोडक्शन को लेके। तो ये चीज़ें जरूरी है। अगर उसे हम बचपन में ही पढ़ा देंगे सेक्स एजुकेशन को लेके कि भाई किस कम उम्र में विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इतने मैच्योर नहीं है, ना आपके गोनेट्स मैच्योर हैं, ना आपका यूट्रस मैच्योर है कि वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर पाएगा, तो कम उम्र में विवाह जैसी जो चीज़ें हैं वो भी बच्चा खुद ही शॉर्ट आउट कर लेगा। तो शीघ्र विवाह और किशोर गर्भावस्था, हाँ, ये कि बहुत कम उम्र की लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही हैं, ये इन जैसी चीज़ों से बचाव हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, STI से बचाव हो जाएगा। और आज भी जो विपरीत लिंग के प्रति जो सम्मान है वो वाली भावना को हम वापस ला पाएंगे अगर हम बच्चे को शुरू में ही सेक्स एजुकेशन के थ्रू बता दें कि भाई कि लड़कियों को, एक बहन को, लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम कितना पीरियोडिक क्रैम्प आते हैं, कैसा पेन आता है, वो कितने पेन को बियर करती है, लड़की होना आसान नहीं है, ये एक रेस्पेक्ट वाली चीज़ है। अगर वो समझ पाएगा बचपन में ही, अगर हम उसे समझा देंगे कि ये पीरियड्स आना ये कोई गलत बात नहीं है, गंदी बात नहीं है, मतलब बेसिकली समझो एक लड़की कितने पेन से जूझ रही है, अगर वो ऐसी चीज़ें लड़के के दिमाग में डाली जाएंगी, बच्चे के दिमाग में डाली जाएंगी, तो समझ पाएगा, उसे एक रेस्पेक्ट की फीलिंग आएगी लड़की को देख के। समझ पा रहे हो आप? तो ये तभी तो पॉसिबल होगा जब सेक्स एजुकेशन स्कूल में होगी, जब एक टीचर समझाएगा कि पीरियोडिक क्रैम्प क्या होता है,
प्रेगनेंसी के टाइम क्या पेन फील करती है लड़की, वो सब कुछ, वो चीज़ें अगर बता पाएंगे तो तभी तो विपरीत लिंग के प्रति क्या सम्मान की भावना आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में पिछले 50 वर्षों में प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? यदि है तो किस क्षेत्र में? क्या 50 साल में, अभी जब हम आज़ाद हो गए तो 50 साल में हमारे देश में रिप्रोडक्शन हेल्थ को लेके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके कुछ सुधार हुआ है, या बस किताबों में ही है ये कि बस मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ा दिया, इतना कि किताब पेपर वर्क ही चल रहा है? एक्चुअल में कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ हुआ है? आओ देखो क्या क्या ग्राउंड लेवल पे हुआ है पिछले 50 साल में। हमने सबसे पहले करा था फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो, जगह जगह मेडिकल सुविधाएं अच्छी कर दी, जो पहले माँ की मौत हो जाती थी डिलीवरी के टाइम वो कम हुई है, जागरूकता आई है, कॉन्डोम्स का यूज करना पता लगा है, पॉपुलेशन थोड़ी कम हुई है। तो परिवार नियोजन के थ्रू, फैमिली प्लानिंग के थ्रू हमने क्या करा, जागरूकता करी और साधनों की उपलब्धता भी कराई। ऐसे नहीं कि जागरूकता ही करी, हमने कॉन्डोम्स की अवेलेबिलिटी भी कराई गांव गांव। हमने आशाएं, जो आशा होती हैं जो आंगनबाड़ी में रहती है, उनकी भी बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ा दी है ताकि वो घर घर जाके बता पाएँ। और हमने जो बच्चा पैदा होता है वो कुपोषण का शिकार ना हो जाए, तो उसके लिए आंगनबाड़ी में अच्छे अच्छे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम भी चलाए हैं, साधनों की उपलब्धता कराई है हमने, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी हैं। और पहले माँ और शिशु की जो मृत्यु दर थी काफ़ी ज़्यादा थी, आज वो कम हो गई। हुआ है ये RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ, ये सॉरी एंड नहीं आएगा, सॉरी, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर जो प्रोग्राम है, ये जो हमने, ये जो RCH जैसी सरकारी योजनाएं हमने चलाई हैं, इनका बहुत फ़ायदा हुआ है भाई। ये RCH ही था जिसके अंदर फैमिली प्लानिंग को इंक्लूड किया गया, जिसमें समझाया गया, जिसमें लगातार वो जो टेलीविज़नों पे डिस्प्ले कराया गया, बच्चा एक ही अच्छा या हम दो हमारे दो जैसे इनिशिएटिव आए, सैनिटरी पैड को लेके जागरूकता आई कि पहले पुरानी लेडी सैनिटरी पैड का यूज नहीं करती थी, कॉटन के कपड़ों का यूज करती थी, उसके कारण इन्फेक्शन होता था, वजाइना में इन्फ्लामेशन होता था, कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो जाती थी। एक जैसे उसे क्या बोलूँ मैं, एक शर्म फील करती थी लेडी सैनिटरी पैड को ख़रीदने में, हाँ ऐसी कुछ चीज़ें थी। ये सरकारी योजनाएं चलाने का, जागरूकता का इतना फ़ायदा हुआ जब दूरदर्शन, टेलीविज़न और ये न्यूज़पेपर में जब चीज़ें निकलने लगी, सैनिटरी पैड के ऐड आने लगे, तब जाके पता लगा नहीं इनका यूज करना चाहिए, सेफ़ चीज़ें हैं। तो भाई सुधार तो हुआ है पिछले 50 सालों में। अगला, सुरक्षित प्रसव सुविधाओं का विकास। हाँ, जैसे पुराने टाइम में क्या था, कई बार लोकल दाई जो होती थी जो लोकल दाई मदर होती थी, उनके थ्रू हम, ये अनएक्सपीरियंस्ड हुई, अनसाइंटिफिक हुई, तो इनके थ्रू हम डिलीवरी कराते थे, तो इन्हें कॉम्प्लिकेशन ही नहीं पता कि अम्बिलिकल कोड को कहाँ से काटनी है, प्लेसेंटा कितनी है, कितनी ब्लीडिंग होगी, इन्हें कुछ नहीं पता, बस डिलीवरी करानी है कि उसकी भी करी थी, उसकी ठीक हो गई थी, अब तुम्हारी भी कर देंगे। जबकि ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हर की बॉडी, प्रत्येक की बॉडी अलग है, वो अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करती है। तो जो लोकल दाई मदर थी, हालांकि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था पुराने टाइम में, पर इनकी वजह से मैटरनल मोर्टिलिटी रेट ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, माँ के मरने की रेट बढ़ती गई। तो RCH जैसे प्रोग्राम हमने चलाए, तो इनसे जो प्रसव विधियाँ हैं, जो डिलीवरी वाले मेथड है, वो सुरक्षित हो पाए, सेफ हो पाए। जो पहले एक दाई मदर करती थी, आज वो एक MS गायनी कर रही है, एक डॉक्टर कर रही है, लेडी डॉक्टर, जिसने इसमें पढ़ाई करी है, और वो फ्री में हो रहा है। सुधार तो हुआ भाई। यौन जनित रोगों पर नियंत्रण हुआ। पहले कितनी एड्स की बीमारियां हम पढ़ते थे, कितना सिफिलिस होता था लोगों को, आज जागरूकता हुई, सेक्स एजुकेशन चली, थोड़ी एडवर्टीजमेंट चले, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चले, प्रोग्राम चले, गांव-गांव में जागरूकता हुई, आज ही यौन जनित रोगों पर भी हम क्या कर पाए, नियंत्रण। हाँ, मतलब काम तो हुआ है। अगला, जनसंख्या विस्फोट के कारण बताइए। क्या जनसंख्या बढ़ती जा रही है? हाँ, बढ़ रही है। किस डेटा से बढ़ रही है? बहुत खतरनाक तेजी से। इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जनसंख्या की एक साल में 7 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक दिन में 2 लाख। सोचो आप, इतने बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। यही है जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसके कारण क्या है? कारण वो है कि भाई मृत्यु दर में कमी हो गई। मृत्यु दर में कमी क्यों हुई? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो गई। आगे वही है, बेहतर सुविधाएं,
हो गई तो मृत्यु दर में कमी हो गई, तो मृत्यु दर कम हुई है, जन्म दर बढ़ गई है, तो जनसंख्या विस्फोट हो गई। जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा दी वैज्ञानिकों ने, हमारी डॉक्टरों ने। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो पहले हम अपनी लाइफ एक्सपेक्ट करते थे कि किसी को हार्ट अटैक आ गया वो तुरंत मर गया, एक्सीडेंट हो गया तुरंत मर, आज नहीं, वो आज ऐसा नहीं हो पाएगा। आज तुरंत 108 जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, डॉक्टर इतने एफिशिएंट है कि वो मरने ही नहीं दे रहे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, जीवन प्रत्याशा बढ़ गई, मतलब लोग ज़्यादा जी पा रहे हैं, ये भी है। गर्भ निरोधक उपायों की जानकारी का अभाव, हाँ भाई, आज भी कंट्रासेप्टिव मेथड लोगों को सही से पता ही नहीं। अगर कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं पता तो सेक्स किए जा रहे हैं, प्रेगनेंसी हो ही जा रही है। अगर कंट्रासेप्टिव मेथड पता लगेगा तो सेक्स तो हो जाएगा, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। पर यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है। सामाजिक व धार्मिक मान्यताएं, आज भी सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं चल रही समाज में कि तेरे दादा के तो 8 लड़के थे, 5 लड़की थी, तेरा खानदान तो बहुत छोटा रह गया भाई, तेरी तो लाठी कम हो गई, तेरा खानदान कम हो गया, तुझे खानदान बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये मान्यता चली आ रही कि हमारे यहाँ तो 20-20 आदमी होते थे, 8-8 बच्चे पैदा होते थे। तो आज भी ये मान्यताएं चलती आ रही है इनकी वजह से। पुत्र प्राप्ति की इच्छा, वाह, ये वाला पॉइंट, पुत्र प्राप्ति की इच्छा में आदमी पागल हो गया। 3 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, तो आदमी फिर प्रेगनेंसी करेगा कि क्या पता इस बार लड़का हो जाए, क्या पता इस बार लड़का हो जाए। ये आज भी ये मेंटलिटी बहुत ख़राब है। शीघ्र विवाह और बार बार संतानोत्पत्ति, आप सोचो अगर शीघ्र विवाह कर पाओगे तो ज़्यादा टाइम पीरियड मिल गया नहीं उसके लिए। अगर आपने 18 से 20 साल की उम्र में विवाह हो गया और लड़की को मेनोपॉज कब आएगा, 48 या 50 साल की उम्र में, तो इतना टाइम है उसके पास प्रेग्नेंट होने का। तो कितनी बार प्रेग्नेंट हो जाएगी, बार बार संतान आएगी। इन सब चीज़ों की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। चलते हैं आगे। क्या गर्भ निरोधक उपायों का उपयोग करना उचित है, कारण सहित बताइए। क्या ये जो कंट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्डोम्स वगैरह, आईयूडी, बैरियर वगैरह आप यूज करें, क्या ये उचित है, कारण बताओ। हाँ उचित है। क्यों, इससे अनचाहे गर्भधारण बचेंगे। जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो नहीं हो पाएगी कि कोई बार आदमी कई बार सेक्स कर रहा था तो सेक्स सीमन अंदर रिलीज हो गया तो प्रेगनेंसी हो गई, वो तो नहीं चाह रहा था पर सीमन की वजह से हो गई। अगर वो कॉन्डोम यूज कर लेता तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो भाई इसका मतलब गर्भ निरोधक उपाय उपयोगी तो हैं। अगर वो कॉन्डोम का उपयोग करता तो अनचाहे गर्भधारण से बच जाता। जनसंख्या नियंत्रण हो पा रही, गर्भपात से बचाव हो रहा। सोच लो अगर कंट्रासेप्टिव मेथड उस आदमी ने यूज नहीं करा या उस लेडी ने यूज नहीं करा तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। अगर प्रेग्नेंट हो जाएगी तो बच्चा चाह रहे थे तो उसे गर्भपात कराना पड़ेगा, अबॉर्शन कराना पड़ेगा। यौन जनित रोगों से सुरक्षा हो जाएगी। सोचो आप STI से आप बच पाओगे अगर आप कंडोम का यूज कर रहे होंगे। माँ और शिशु के स्वास्थ्य की रक्षा हो पाएगी। अगला, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरा समझते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन NCERT पूछ रही है कि जो गोनेड्स हैं, ओवेरी या टेस्टिस, अगर इनको हटा देंगे तो इसको हटाने से कंट्रासेप्टिव मेथड क्यों नहीं है। जरा इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, मैं समझाता हूँ क्या NCERT क्या कह रही है वो समझते हैं। NCERT बोल रही है कि जो गोनेड्स होते हैं, अच्छा समझ लो गोनेड्स क्या होते हैं। गोनेड्स वो ऑर्गन है जिनमें गैमीट बनता है और जिनमें सेक्स हार्मोन बनता है, उन्हें गोनेड बोलते हैं। गोनेड मतलब ऑर्गन, ऐसे अंग जिनमें युग्मक बने और सेक्स हार्मोन बने। अब जरा ये ध्यान समझेंगे, कौन से गोनेड से। अच्छा, ये ऑर्गन मेल में भी होंगे, फीमेल में भी होंगे। मेल में गोनेड को नाम है टेस्टिस, 2 है, ई लगा दिया, और फीमेल में है ओवेरीज। तो मेल में गोनेड कौन है, टेस्टिस। टेस्टिस गोनेड क्यों है, क्योंकि इसमें स्पर्म बन रहा है, मेल गैमेट बन रहा है, और इसमें टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, हार्मोन। और जहां हार्मोन बने और गैमेट बने उस ई अंग को क्या बोलेंगे, गोनेड। गोनेड हुआ। ओवेरी में क्या बन रहा है, ओवम बन रहा है, फीमेल गैमेट, और क्या बन रहा है, एस्ट्रोजन बन रहा है और प्रोजेस्टेरोन, फीमेल हार्मोन। तो जहां जहां हार्मोन बनेंगे, गैमेट बनेंगे, ये दोनों बनेंगे, उसी अंग को क्या बोलेंगे, गोनेड। तो बोल रहा है कि गोनेड को हटा दें अगर, तो क्या ये भी कंट्रासेप्टिव मेथड है। कंट्रासेप्टिव मेथड मतलब ऐसा मेथड जिसमें क्या हो रहा, जिसमें सेक्स तो कर पाए पर प्रेगनेंसी ना हो। हाँ भाई, गोनेड तो हटाया, टेस्टिस तो हटाया, सेक्स तो अभी भी कर पाएगा वो, पेनिस तो नहीं हटाया, ओवेरी तो हटाई, वजाइना तो नहीं हटाई, सर्विक्स तो नहीं हटाई, तो सेक्स तो अभी भी कर पाएगी वो लेडी।
तो क्या गोनेड को हटा देना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है या नहीं है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या था? वो था जिसमें सेक्स हो पर प्रेगनेंसी ना हो। तो मुझे ये बात बताओ कि अगर मैं गोनेड को हटा दूं तो सेक्स हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। क्या प्रेगनेंसी होगी? नहीं, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो क्या इसका मतलब तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो सकता है? लग रहा होगा अभी। चलो अब जरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को इस तरह से समझते हैं क्या। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऐसा होना चाहिए। अच्छा, आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्या करना चाह रहे हैं? प्रेगनेंसी को रोकना चाह रहे हैं ना? हाँ, तो मैं लिख दूं पहले। आप इतना करना चाह रहे कि इससे प्रेगनेंसी क्या हो जाए? रुक जाए। पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो है जिससे प्रेगनेंसी तो रुके पर हेल्थ पे इफेक्ट ना हो। ये इंपॉर्टेंट है भाई, हेल्थ में कॉम्प्लिकेशंस ना हो। बिल्कुल, प्रेगनेंसी तो रुक जाए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो हुआ जिससे प्रेगनेंसी तो रुक जाए पर हेल्थ में कॉम्प्लिकेशन नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। ये बिल्कुल नहीं मान्य होगा। हेल्थ में कॉम्प्लिकेशंस ना आए, हेल्थ में कठिनाइयाँ ना आए। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो हुआ जिससे प्रेगनेंसी तो रुक जाए पर हेल्थ में कॉम्प्लिकेशन ना हो, वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें हेल्थ में कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब अगर आपने गोनेड्स को निकाल दिया बॉडी के अंदर से, अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो भी हो जो रिवर्सिबल हो, जिसे वापस लाया जा सके कि जब तक यूज करो तब तक प्रेग्नेंट ना हो और जिस दिन यूज करना बंद कर दे उस दिन प्रेगनेंसी हो जाए। आ जाओ, अब आपने गोनेड से निकाल दिया तो देखो क्या होगा। अगर आपने गोनेड निकाल दिया, मेल का टेस्टिस निकाल दिया, तो स्पर्म नहीं बनेगा? कोई बात नहीं, ये नहीं बनेगा टेस्टोस्टेरोन। अगर ये टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा है, हार्मोन नहीं बन रहा, तो ये हार्मोन हमारी बॉडी में लाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। आवाज का भारी होना, शोल्डर ब्रॉड हो जाना, मतलब ये छोड़ो, ये लड़के की पर्सनैलिटी बनाता है भाई। लड़के की पर्सनैलिटी बनती है इससे। अगर आपने टेस्टिस निकाल दिया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये कैरेक्टर नहीं आएगी, लड़के की पर्सनैलिटी ही नहीं रही, वो लड़का ही नहीं रहा बेसिकली, उसकी पर्सनैलिटी खत्म कर दिया आपने। और यही हार्मोन हमारी बॉडी का कुछ ना कुछ उपापचय भी कंट्रोल कर रहा होता है, मेटाबॉलिज्म, बॉडी में कुछ ना कुछ बना रहा है, मसल बिल्डिंग करा रहा है भाई। ये मसल बिल्ड नहीं कर पाओगे आप, हेल्थ में कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे, दुबला पतला हो जाएगा, बीमारी का घर बन जाएगा। उससे बड़ी बात, टेस्टिस रिमूवल कराना एक भयंकर सर्जरी है, छोटी बहुत ही सर्जरी नहीं है, एक कट मारा आप बाहर निकाल लिया, भयंकर सर्जरी है। सर्जरी इतनी खतरनाक है, नर्व्स कटती हैं, ब्रेन को डायरेक्ट अफेक्ट होता है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस तो हो ही जाएंगे अगर इतना सब कुछ हो गया। इसीलिए गोनेड्स को निकालना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है भाई। भले ही आप गोनेड को निकाल के प्रेगनेंसी को रोक दोगे पर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस इतने आ जाएंगे, आप उनसे पॉपअप नहीं कर पाओगे, उठ नहीं पाओगे आप उनसे। तो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आपकी बॉडी हाथ जोड़ लेगी, दवाइयों पे आ जाओगे आप। सेम ओवेरीज के साथ, ओवेरीज तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करती है भाई। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक लड़की की पर्सनैलिटी, पूरी बॉडी का ब्रेन कंट्रोल कर रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल को पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। और आपने ओवेरीज निकाल दी, हार्मोन डिसबैलेंस हो जाएगा। सोचो आप, पर्सनैलिटी खत्म हो गई उसकी। और ओवेरी निकालना एक आम ऑपरेशन नहीं है, भयंकर ऑपरेशन है, खतरनाक ऑपरेशन है। तो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस तो खुद ही हो जाएंगे। और एस्ट्रोजन, जब ओवेरी खत्म होगी एस्ट्रोजन नहीं बनेगा, और यही एस्ट्रोजन वो है जिसकी कमी के कारण बॉडी में ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा लड़की को, हड्डी खोखली होनी हो जाएंगी, हड्डी कमज़ोर हो जाएंगी, फ्रैक्चर आ जाएंगे बॉडी में बड़ी जल्दी। तो गोनेड्स को निकालने से भले ही प्रेगनेंसी ना हो, भले ही ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आप सोच रहे हो है, पर ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब बस इतना नहीं होता कि प्रेगनेंसी को रोक दो, साथ के साथ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन ना हो। प्रेगनेंसी तो रुके पर कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन ना हो, ये है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आ जाओ, गोनेड को निकालने से क्या हो रहा है? हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, इसलिए ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। पढ़ो, गोनेड से यौन हार्मोन और जनन कोशिकाएं बनती हैं। हाँ, स्पर्म बनता है, इन्हें हटाने से स्थायी बंध्यता आ जाएगी। हाँ, स्थायी आ जाएगी। साथ ही साथ हार्मोन असंतुलित हो जाएंगे, चयापचय मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगी और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों पर भी क्या पड़ेगा? हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। इसीलिए इसे क्या नहीं माना जा सकता? गर्भ निरोधक विकल्प कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं माना जा सकता, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो वो था ना जिससे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन ना आए। देखो, दोबारा बता रहा हूँ, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कोई पूछे क्या है, वो है जिससे प्रेगनेंसी रुक जाए,
जब तक उसे हम यूज करें, और वो है जिससे कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अगला, हमारे देश में भ्रूण के लिंग निर्धारण हेतु एमनियोसेंटेसिस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? हाँ, ये मैंने क्लास में पढ़ा है कि भ्रूण का लिंग निर्धारण, कि वो लड़का है या लड़की है भ्रूण, इसका लिंग निर्धारण एमनियोसेंटेसिस से हो जाता है। एमनियोसेंटेसिस का प्रोज क्या है? अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि किसी भी शिशु के अंदर, भ्रूण के अंदर कोई बीमारी है या नहीं है, ये पता लगाने की तकनीक है एमनियोसेंटेसिस। माँ प्रेग्नेंट हो गई, उसके बेबी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई आनुवंशिक बीमारी तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, हीमोफीलिया तो नहीं है, सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है, ऐसी जानलेवा बीमारी तो नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस कराया जाता है। पर इसका दुरुपयोग लोग करने लगे भ्रूण का लिंग निर्धारण करके कि वो लड़का है या वो लड़की। अच्छा, एमनियोसेंटेसिस तकनीक का दुरुपयोग होने लगा, उससे क्या हो रही? कन्या भ्रूण हत्या हो रही, लिंग अनुपात बिगड़ता जा रहा। अगर इतनी सारी चीज़ें हो रही, कन्या भ्रूण हत्या हो रही, यार सामाजिक बुराई है यार, ये तो बहुत गलत बात है। और लिंग अनुपात घटता जा रहा है यार। आप सोच लो, 1000 लड़कों पर अगर 400 लड़कियां रह जाएंगी, शादी किसकी होगी? किसी की भी नहीं, लिंग अनुपात बिगड़ जाएगा। ऐसे अगर काम होने लगे इस एमनियोसेंटेसिस की वजह से, तो हाँ भाई, इसे बैन करना ही पड़ेगा। और बैन कैसा? स्टैट्यूटोरी बैन। ऐसा नहीं कि कंप्लीट बैन हो, स्टैट्यूटोरी बैन हो। तो प्रतिबंध से इसका उपयोग केवल आनुवंशिक विकारों की जांच तक ही क्या रहता है? सीमित रहता है। अब इसका एक ही उपयोग करा जाएगा आनुवंशिक विकारों की जांच करने में। कौन कौन सी? डाउन सिंड्रोम, और कौन सी? हीमोफीलिया, मैंने क्लास में पढ़ा रखा। और कौन कौन सी? सिकल सेल एनीमिया। बांझ दंपतियों की प्राप्ति में कौन कौन से उपाय? सब मैंने पढ़ा दिया। IVF, जिफ्ट, गिफ्ट, IUI, ICSI। आप सरोगेसी मैंने करा दी थी, किराए की कोख। ये मैंने सब करा दिया। आप ये मेरे लास्ट वाला सेशन देख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के उपाय बताए, वही जागरूकता लाओ यार, फैमिली प्लानिंग हम 2 हमारे 2 करो, ऑफिसों में भी लागू करो कि जिनके 2 बच्चे होंगे उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा, उपहार दिए जाएंगे, सैलरी बढ़ाएंगे। ऐसे छोटे परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहन दो, भी बताया मैंने। सस्ते व आसानी से उपलब्ध निरोध साधन करो। आप कॉन्डोम्स को इतना महंगा ना कर दो कि कोई अफोर्ड ही ना कर पाए, इसलिए सरकार निरोध जैसे फ्री में कॉन्डोम बांट रही। देर से विवाह और बच्चों में अंतराल की सलाह। हाँ भाई, विवाह को देर से करो ताकि वो मैच्योर भी हो पाए, पता लग पाए प्रेगनेंसी होती क्या है, कैसे एक बच्चे को पालते हैं, सब पता लगे उसे कि घर का खर्चा कैसे चलता है। बच्चों के अंतराल में सलाह दी जाए कि ऐसा नहीं कि भाई अभी एक हुआ, 6 महीने बाद वो फिर प्रेग्नेंट होगी दूसरे के लिए ना। उन्हें सलाह दो कि भाई बच्चों के बीच में 3 से 4 साल का गैप रखो। प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा। हाँ, सेक्स एजुकेशन दो बच्चों को बचपन से ही, उन्हें इतना एजुकेट कर दो, हम 2 हमारे 2, ताकि वो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर पाए। और विद्यालय में यौन शिक्षा क्या बना दो? अनिवार्य। इसके साथ ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब आपको जो भी डाउट्स हों मेरे से आप पूछ सकते हैं। और ये जो आपको ये जो PDF है, अब इसे अवेलेबल कराने की अलग अलग चीज़ें हैं। तो या तो आप ऐसा कीजिएगा, आपको मैं अपना नंबर देता हूँ, 9027175757, ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई भेजिएगा, मैं आपको ये ट्रांसफ़र कर दूँगा। थैंक यू।